राधे राधे बच्चों, कैसे हो सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे और सर्दी से भी बचे हुए हो और पेपर की तैयारी भी अच्छे से कर रहे हो। हम हमारे सीक्वेंस सीरीज में आगे बढ़ते हैं। हम कर रहे हैं टीजीटी डी ट्रिपल एस बी का टीजीटी मैथ फीमेल वाले का 2021 में जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, जिसके अंदर पार्ट वाइज आपका पेपर खुलता है। 2020 के पार्ट्स बने होते हैं। फर्स्ट 20 का हमने पोर्शन कंप्लीट कर लिया था लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम अगले वाले 20 करने वाले हैं। इसलिए नंबरिंग मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं डाली। अभी क्वेश्चन नंबर 121 टू 140 दिख भी नहीं रहा होगा, ये मैंने डार्क ब्लैक से लिख दिया, इसलिए नहीं डाली है क्योंकि हर बार 1 से 20 की नंबरिंग होती है, तो क्यों कंफ्यूज किया आपको। आप सिर्फ क्वेश्चन और कंटेंट पे ध्यान दो, नंबरिंग छोड़ दो, ठीक है। पार्ट 2 का मतलब ये है कि उसके बाद आपको ये देखना है, इसके बाद आप आगे बढ़े, ठीक है। इस वाले चैनल पे टीच ग्रुप पे आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, पीजीटी के भी और टीजीटी के भी, तो आप बस जुड़े रहना है चैनल से। देखो भाई क्वेश्चन, और आपको ये भी बता दूंगी कि टीजीटी के अंदर जिसको साफ साफ शब्दों में ये कहना चाहिए कि वो आउट ऑफ सिलेबस है, वो कंटेंट कौन सा था और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसको करना है नहीं करना है तो कैसे, और नहीं करना तो कैसे आप पत्थर रख के दिल पे आगे बढ़ सकते हो, ये सब भी आपको बता दिया जाएगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो उसी का है, ठीक है। उसका नाम है ऑपरेशनल रिसर्च है और मैथमेटिकल मॉडलिंग है। ऑपरेशनल रिसर्च पेपर के अंदर ही आता है। कुछ टोपोलॉजी के हैं, टोपोलॉजी मैं करवा दूंगी क्योंकि मेरा सब्जेक्ट था। मैंने जब एमएससी किया मेरे पास टोपोलॉजी था, तो मैं टोपोलॉजी आपको अच्छे से बता दूंगी। क्वेश्चन इसके अंदर है जो कि नहीं देने चाहिए थे, सरासर नाइंसाफी है। टीजीटी के अंदर आपको मास्टर का सिलेबस देना बहुत बड़ी गलत बात है, क्योंकि जब हमारी क्वालिफिकेशन ही ग्रेजुएशन है तो मास्टर का सिलेबस क्यों कैसे पढ़ के जा सकते हैं हम, कैसे, ठीक है। अगर कर रखी है तो पढ़ सकते हैं भाई, कह दे भी हाँ बुक्स तो थी ना, अभी तो नहीं है ना। और ऑपरेशनल रिसर्च तो इतना चूजी सब्जेक्ट है जो कि किसी किसी के पास ही होगा, किसी किसी यूनिवर्सिटी में। मैंने जिस यूनिवर्सिटी से किया है के से, कैंपस में ये सब्जेक्ट नहीं था हमारे। कुछ मैंने लास्ट वीडियो में बताया था शायद, वेवलेंथ आया था मेरे पास स्पेशलाइजेशन में फाइनल ईयर में, वो भी टोपोलॉजी फर्स्ट ईयर में आ जाता है, ठीक है। तो वो जो टॉपिक्स हैं वो मैं बता दूंगी, जो मुझे आते हैं मैं ज़रूर कराऊंगी, जो मुझे नहीं आते तो मैं आपको भी नहीं करवा पाऊंगी, ठीक है। साफ साफ ही बता दे रही हूँ इस बात को, कोई दिल पे मत लेना, ठीक है। और छोड़ के जाना भी या फिर उनको करना चाहो तो कैसे हैंडल करोगे, ये भी जो मैंने टेक्निक चूज़ करी है या फिर मैंने फाइंड आउट किया भाई इस चीज़ को अगर नहीं आता किसी को तो कोशिश भी करे तो कैसे कर पाए उन क्वेश्चंस को, ये भी बता दूंगी, ठीक है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। वो सब जो बातें मैंने कही है वो क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में है। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है देखो ध्यान से। डी पूछ रखा है, डेरिवेटिव करना है आपने y बाई एक्स का। क्वेश्चन रूल लगा दो, कुछ नहीं करना। y बाई एक्स है ना, तो एक्स स्क्वायर, एक्स एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव, जहां नजर आ रहा है वो आपका आंसर हो गया। ये रहा, बहुत इजी था ये। नेक्स्ट देखो, ये पूछ रखा है ये सेट कौन सा है, इसको बोलोगे देखो एक साइड से क्लोज है, ये वाला क्लोज होता है हमारा, ये वाला हमारा ओपन होता है सेट, ठीक है। अब इसने क्या दे दिया, ये बना के दे दिया, तो इसको बोलेंगे यहां से सेमी क्लोज और यहां से बोलेंगे सेमी ओपन। तो अगर ये दोनों ऑप्शन में दे देता तो दोनों सही थे, पर इसने सिर्फ एक ही दिया कि सेमी क्लोज, तो यही हमारा सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे ही कहीं पे सेमी ओपन भी दिया होता तो वो भी सही होता। नल नहीं है, जीरो सेट होता है। ओपन के लिए दोनों साइड ओपन होना जरूरी है, क्लोज के लिए दोनों साइड क्लोज होना जरूरी है। बहुत बेसिक बात थी जो कि सब बच्चों को पता है, थिंक सब बच्चों को, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये बात ना जानता हो। तो इन्होंने ऐसा करा हुआ है जैसे कि थ्योरेटिकल पेपर नहीं होता है, पूरा टीजीटी बता रही हूँ मैं, पूरा एनालिसिस करने के बाद टीजीटी किस वाले का, या तो एक झटके में कर दोगे या फिर आता ही नहीं है, उसको छोड़ के आगे जाना ही जाना पड़ेगा। आपको टाइम कम लग रहा है इस पेपर में आपका, कैलकुलेटिव कहते हैं ना कि बहुत कैलकुलेटिव, बहुत कम कैलकुलेटिव पेपर है, या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता है 100%। अगला क्वेश्चन देखो, ऑर्डर पूछा है इस इक्वेशन का, इसको थोड़ा सा सजा के लिख लो, ठीक है। थोड़ा सा ढंग से लिख लो ताकि अच्छे से पता चल जाए, वैसे तो आप ऐसे भी बता दोगे। तो ऑर्डर क्या दिख रहा है, हायर ऑर्डर का डेरिवेटिव 2 है तो ऑर्डर बन गया 2। डिग्री पूछे तो इसकी पावर 1 है तो डिग्री 1 आ गई। ये बात ना हर पेपर में पूछी जाती है, ऑर्डर एंड डिग्री हर पेपर में, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे वो किसी चीज़ का हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे यूपी एमपी टेट हो, एच टेट हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, हर जगह देखा है मैंने ऑर्डर एंड डिग्री का क्वेश्चन आते हुए। तो ये भी आपको एक ही नंबर दिलाएगा। किसी क्वेश्चन को ये सोच के मत छोड़ा करो कि वो आसान है, क्योंकि वो भी एक ही नंबर का है, और टफ क्वेश्चन है चाहे वो कितना भी लेंथ है वो भी एक ही नंबर का है।
तो इनके साथ थोड़ा सा प्यार वाला रिश्ता रखा करो, क्योंकि नंबर इन्हें ने दिलाने हैं, ठीक है। क्या बता रहा था मैंने, अच्छा ये ऑप्शन नंबर 2 है बेटा, ये बन गया। ऑर्डर कितना है, 2 है। डिग्री कितनी है, ऑर्डर 2 है, और ये ऑर्डर 2 है, और डिग्री कितनी है, 1 है। ऐसा मत सोचना मैडम ने 1 के आगे ऑर्डर लिख दिया। नेक्स्ट देखो, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है। वैसे ना ऑप्शन उसमें ना जो 2 पीडीएफ है मेरे पास, एक में तो ये नॉर्मल लिखा हुआ है, और एक में इसके अंदर डिस्क्रिपेंसी लगाई हुई है बच्चों ने, मतलब के डाउट्स लगाते हैं ना, तो उसको इग्नोर कर देता है DTTC भी सभी बच्चों के लिए, या तो सबको ग्रेस मार्क दे देगा या फिर सबके लिए काट देगा, चाहे किसी का ठीक है चाहे किसी का गलत है, सबके लिए खत्म हो जाता है क्वेश्चन। तो ये उस टाइप का क्वेश्चन रखा था, पर इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है और बहुत आसान है। dy/dx है, इस x को इधर लेके आओगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, प्लस y, इस y को इधर लेके आए हैं, उधर x स्क्वायर। तो आप देखोगे ये लीनियर इक्वेशन नजर आ रही है, किस टाइप की है ये, वही dy/dx प्लस में p x y का फंक्शन और क्या ऑफ x, इस टाइप का नजर आ रहा है। यहाँ पर px कितना है आपके पास, 1 है, क्या x कितना है आपके पास, x स्क्वायर है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे तो क्या आएगा आपके पास, e⁻p dx, ठीक है, यही होता था। वैसे तो ये 12th का क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। p की जगह 1 रखा, 1 dx कितना आ गया, e की x आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। ये मैं मिटा दे रही हूँ यहाँ पे सीधा लिख देती हूँ e की x। तो सॉल्यूशन लिखते हैं हम इसके बाद डायरेक्ट, वो क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ऐसे लिखते हैं ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में क्या ऑफ x और d ऑफ x, ये हमारा सॉल्यूशन होता है। तो अब किस कहाँ पे ऊपर कहाँ पे सोल्व करूँ, बड़ा जल्दी बोर्ड भर जाता है भाई, ठीक है भी बहुत बड़ा, ऐसी भी बात नहीं है कि बोर्ड छोटा है। यहाँ पे y एज इट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की x हो गया इक्वल टू e की x, यहाँ पर क्या आ गया, x स्क्वायर d ऑफ x, ठीक है। इसका आपके पास तरीका भी होता है, क्या करते हो जब आपके पास ऐसा आ जाता है अलजेब्राइक में, तो हम क्या लिखते हैं, शॉर्ट ट्रिक है ना हमारे पास, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, जिसको फर्स्ट फंक्शन होता है ये सेकंड फंक्शन होता है। फर्स्ट फंक्शन ये हम है हमारा आइलेट मानेंगे ना हम, तो e के हिसाब से ये सेकंड फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन है, तो इधर x स्क्वायर e की x, इसका इंटीग्रेशन करो e की x, इसका इंटीग्रेशन किया e की x, इसका डेरिवेटिव करा 2x, इसका डेरिवेटिव करा 2, और इसके आगे अगर इसका डेरिवेटिव में करते तो ये बन गया 0, ये बन गया e की x। ऐसे लिखते होते हैं, शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, लेंथ तो आप कर भी लोगे, पार्टी और लगना बाय पार्ट लगना इसके अंदर, ठीक है। ये रहा, ऐसे करोगे। साइन क्या लगते होते हैं आपके पास, साइन आपके पास लगते हैं प्लस माइनस अल्टरनेट चलते हैं, ये तरीका होता है। तो यहाँ से सॉल्यूशन लिखते हैं, तब क्या आता है हमारे पास, x स्क्वायर e की x माइनस 2x e की x, ये देखो जो मैंने ये लाइन बनाई है ना, x स्क्वायर प्लस का e की x से मल्टीप्लाई माइनस 2x e की x प्लस 2, ये आ जाएगा। तो प्लस यहाँ पर जगह नहीं बची, मिटा दो क्या इसको, अगर नोट डाउन करना है तो पीछे जाके नोट डाउन कर लेना, 2 e की x, ये हो गया। यहाँ से आपको नजर आ रहा है कि e की x कॉमन आ रहा है, तो e की x को कॉमन लिख दो, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, और ये क्या देखो इधर की साइड है y e की x, तो e की x को खत्म कर रखा है, तो आप भी खत्म कर दो अच्छे से कर। इसमें इसीलिए डिस्क्रिपेंसी है बच्चों, मुझे इसकी स्पेलिंग नहीं आती है, ठीक है, डिस्क्रिपेंसी मतलब कि इस क्वेश्चन पे सीधा CY है, ठीक है, इसके अंदर इसीलिए लगी है क्योंकि आंसर तो ये बनता नजर आ रहा है, पर यहाँ पर e की x है जो कि इस वाले e की x से कैंसिल आउट हो जाता है, तो आपका y सिर्फ कितना आना चाहिए, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। तो देखो ये बन सकता था, पर यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाता तो, पर ये भी नहीं बन रहा है, पर इसका आंसर एग्जैक्ट यही है। और मैं आगे से वही PDF लगवाऊंगी जिसके अंदर आपको पता चल जाए डिस्क्रिपेंसी वाला कि उसके अंदर डाउट रहा था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पर तरीका यही है ना, तरीका आप सब फॉलो कर लेना। ऑप्शन से क्या करना है, आपको आंसर पे आना है ना, और अगर चाहते हो इसका फुल वाला तो आप लगा ही लेना। ये ट्रिक ना कुछ को पता होती है, कुछ बच्चों को नहीं पता होती है, जिनको नहीं लगे वो नोट डाउन कर लेना, जिनको आती है उनके तो बल्ले बल्ले है ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहना है इनफीमम एंड सुप्रीमम बताने। इनफीमम और सुप्रीमम क्या होते हैं, देखो इस सेट के बताने हैं। ये देखो ये हमारे पास होता है, मान लो कोई फंक्शन है यहाँ पर, या कोई सेट है यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, कोई सीक्वेंस होती है, सेट होती है कि फंक्शन, इनका हम सबका सीक्वेंस का और सेट का बताते हैं मेनली, तो फंक्शन का नहीं बताते होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर या तो सीक्वेंस आती है या फिर सेट आता है, इन दोनों के सुप्रीमम और इनफीमम होते हैं। वो होते क्या भाई, बाउंड होते हैं। बाउंड माने ऊपर से बांध दो, नीचे से बांध दो, भाई ऊपर से इस नंबर से छोटा है वो सीक्वेंस या सेट आपका, नीचे से वो इस नंबर से बड़ा है। मान लो यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स हैं, पर ये जो सबसे इधर वाला होता है, देखो
ये जो आपका सीक्वेंशियल सेट है ना, इधर वालों से तो क्या है, बड़ा है, इधर वालों से छोटा है, यहाँ पर बहुत नंबर है। ये मैंने रियल लाइन को खड़ा कर दिया है, जो रियल लाइन होती है ना उसको मैंने खड़ा कर दिया है, क्योंकि मुझे ऐसे बढ़िया समझ आता था। तो मुझे लगता है कि शायद मेरे जैसे ही आप लोग हैं और हमें ऐसे बढ़िया समझ आएगा। तो देखो अब यहाँ से क्या होगा, देखो ये क्या है, बाउंडेड अबो, बाउंडेड अबो, ये क्या है, बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो है। और बाउंडेड बिलो में जो सबसे क्या होता है, देखो अपर वाला, जो अपर बाउंड होगा ना उसको बोलेंगे इन्फीमम, ठीक है, इन्फीमम। और जो यहाँ से इसको बोलते होते हैं हम लीस्ट अपर बाउंड, इसको बोलते नहीं, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट। देखो इन सबसे बड़ा है ना तो इसको ग्रेटेस्ट, ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर, नीचे से है ना तो लोअर बाउंड, और ऊपर वाले को बोलते होते हैं अरे ग्रेटेस्ट लीस्ट अपर बाउंड, क्योंकि अपर से बाउंड करते हैं तो लीस्ट अपर और बाउंड तो ये है ही है, ठीक है। मैं तो इनको ऐसे सोच सोच के लिखती हूँ क्योंकि इनके मायने बढ़िया है, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा था ये, रियल एनालिसिस में आता था, मास्टर्स में तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था ये, एमएससी के अंदर हमारे एमडी शर्मा कराते थे सर, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था। ग्रेजुएशन में मैंने इसको बहुत हल्के में पढ़ा था, इतना ध्यान से नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो इसलिए ये देखो अब ये क्या होगा, देखो लीस्ट अपर बाउंड इसको बोलते हैं सुप्रीमम, इसने कहा ना सुप्रीमम और इन्फीमम बताओ, तो आपके पास अब सेट देख लो क्या 1/n है ना, और n इसने क्या कहा है कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो n 1 2 3 ऐसे चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। तो एक बार n को क्या रख दो, 1 रखो भाई, n को मैंने 1 रखा तो ये सेट क्या आ गया आपके पास 1/1, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। अभी किसी नतीजे पे मत पहुंचना, अभी दूसरा देखो 1 को जब n की वैल्यू देखो, एक तो पहला नंबर रख दिया, एक आखिरी नंबर रखो, आखिरी क्या है इन्फिनिटी, जब ये इन्फिनिटी जा रहा है तो ये पूरा टर्म 0 की तरफ टेंड करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो आपने देखा भाई ऊपर से तो ये 1 आ रहा है, नीचे से ये 0 आ रहा है, तो क्या हो गया, सुप्रीमम तो 0 1 हो गया और इन्फीमम 0 हो गया, हो गया। अब आप ऑप्शन पे जाओगे तो आपको दो नजर आ रहे हैं, ये रहा और ये रहा, तो पहले देख लो इन्फीमम पूछा है, इन्फीमम कौन सा 0 है, तो 0 वाला सही कराना, 1 0 मत कराना। थोड़ा सा ना यहाँ आगे हम जज्बाती हो जाते हैं, थोड़ा बह जाते हैं कि आंसर तक तो पहुंच गए हैं पर ऑप्शन चूज करने में थोड़ा जल्दबाजी कर जाते हैं, आई थिंक समझ आ गया होगा। सुप्रीमम इन्फीमम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लीस्ट अपर बाउंड, और कैसे निकलते हैं वो, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर दा करो, ठीक है, हो जाएगा। अ सीक्वेंस इज बाउंडेड, कब बाउंडेड होती है भाई, देखना कोई भी सीक्वेंस या कोई भी सेट है, जैसे कि मैंने ये लिख दिया 1 3, तो आप देख रहे हो ना ये कहाँ से है, देखो ये कह रहा है कि 1 से तो जाना है, 1 इधर है, ये 3 है, तो इसके इधर से शुरू होकर इसके इधर तक है, बस 1 और 3 नहीं है। तो देखोगे तो 1 और 3 क्या है, इसके बाउंड है ना, बाउंड है कि नहीं है, कोई सीक्वेंस है, मान लो सीक्वेंस इसी के नंबर्स के बीच सीक्वेंस ले लिया आपने, तो वो इनके बीच में बंध गई ना, तो माने कि सब सारी जो टर्म्स है सारी ऐसा ये कोई सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस की टर्म है ना किसी एक नंबर से तो बड़ी हो, किसी एक नंबर से बड़ी हो। देखो ध्यान से, जब हमने अभी बनाया ना ये वाला, इसके अंदर क्या है, ये कोई सीक्वेंस आ गई अब आपके पास, या तो कोई सेट आएगा या सीक्वेंस आएगी, अभी बोला था ना मैंने सीक्वेंस या सेट आएगा, तो दोनों में से कोई एक ही आता है, सीरीज की बात कम आती है, ठीक है, सीक्वेंस और सीरीज ये आ गया। अब हमें पता है ये ऊपर से भी बंधी है नीचे से भी बंधी है, अब ये देखो इस वाले यहाँ पर कोई के है, तो के से तो ये बड़ी है ना, तो एस आई ग्रेटर देन के हो गया, ग्रेटर देन इक्वल भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, और एस आई लेस देन किसी बड़ा के हो जाएगा, ये छोटा के बना दो ये बड़ा के बना दो, इसलिए तो दोनों को सेम, ये छोटा के बना रखा है और वो बड़ा है बच्चों, ठीक है, छोटे बड़े के बना रखे हैं, फर्क पता नहीं चल रहा, देखना के ही वो लग रहा है कि है तो के ही, चलो छोटा और बड़ा है, तो किसी के से तो बड़ी है और किसी के से छोटी है, ठीक है, तो बाउंडेड होएगी ना, दो नंबर के और के स्मॉल के एंड कैपिटल के बीच में आ गई ना, तो कुछ भी लिख देता, एम लिख देता, एन लिख देता, कोई फर्क पड़ता क्या, बाउंड होना होता है, ठीक है, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। कॉमन रेशियो ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज, देखो ज्योमेट्रिक सीरीज जो होती है ना -1 और 1, यहाँ कन्वर्जेंट आती है, यहाँ डाइवर्जेंट होती है, यहाँ डाइवर्जेंट होती है, ठीक है। अब लिख देना आर के बारे में है, अगर आर लेस देन 1 है, देखो लेस देन 1 का क्या होता है, मोड ऑफ आर ऐसे लिखते हैं, और मोड ऑफ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए डीजीटी होती है डाइवर्जेंट, इसके लिए कन्वर्जेंट होती है। तो इन्हें पूछा है हमसे इस कन्वर्जेंट फॉर किसके लिए हो जाएगा, लेस देन 1 के लिए, और ये पूरा नहीं है बच्चों, ये ऐसे लिखा होना चाहिए था, मतलब इसके लिए पूछा है ना तो ये सही है, इन ऑप्शन में से चूज करना था आपको भाई, 1 से ग्रेटर के लिए डाइवर्जेंट है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल के लिए हम बता नहीं सकते, ग्रेटर देन इक्वल के लिए
अच्छा ये चीज़ इंक्लूड करती है, हाँ उसके लिए भी डाइवर्जेंट है, इसके लिए भी डाइवर्जेंट है, इक्वल टू 1 के लिए नहीं है हमारे पास, -1 के लिए तो आते हैं फाइनाइटली ओसिलेटिंग, और क्या यहाँ पे डाइवर्जेंट है, फाइनाइटली डाइवर्जेंट और ओसिलेटिंग बन जाती है यहाँ पे आके, ठीक है। पर आपसे मेनली 2 ही चीज़ें पूछी जाती है, ये दोनों, ठीक है। इतना डीप में तो D+B भी नहीं जाता है, ये ध्यान रखना। सिर्फ बीच में क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है, आजू बाजू में डाइवर्जेंट चली जाती है। हो गया, हो गया। जब भी तो मैं कह रही, ये क्वेश्चन ना, ये पेपर ऐसा है, या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता है, किसी को भी है। और अगर जैसे मेरे जैसा कोई टीचर करवाने भी लगा है, तो वो क्या करेगा, जो नहीं आता ना वो ढूंढ के करा सकता है, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि आप पहले से, जैसे अभी वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, कुछ क्वेश्चन ना हमें हमेशा ही आते होते हैं, कुछ क्वेश्चन हमें हमेशा प्रिपेयर करने पड़ते हैं। तो इस पेपर में ऐसा ही है, या तो हमें पहले से आता है या हमें बिल्कुल प्रिपेयर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा आइडिया लगा के हो जाएगा, या तो आता है या तो वो नहीं आता है। पॉजिटिव टर्म्स ऑफ अ सीरीज इज, ये बताना है कौन सी है, ये पी टेस्ट है, पी टेस्ट है, ठीक है। ये क्या होता है, जब आपका पी जो होता है ना, इसको ऐसे ही लिखा जाता है 1/n की पावर पी। जब पी आपका <<1 आता है तो ये डाइवर्जेंट आती है, और जब पी <<1 आता है तो ये कन्वर्जेंट हो जाती है। तो आप देख लो 7/8 आपका क्या है, <<1 है, <<1 है तो क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट, ठीक है। ये पी टेस्ट है। और ये देखो, ये भी ना आप अगर फ्रेश मूड से करने बैठे हो ना, तो आपको ना शायद ही कभी याद होगा। देखो कन्वर्जेंट और इसके अंदर फर्क है, दोनों में, उसके अंदर बीच में 1 से छोटे के लिए क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। यहाँ पर क्या है, 1 से छोटे के लिए क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। और बस हो गया, डाइवर्जेंट बताना था हमने, ठीक है बच्चों। और यहाँ इक्वालिटी डाइवर्जेंट वाले के साथ लगते हैं, यहीं पे आती है इक्वालिटी, ठीक है, ठीक है। और ये मैं इसलिए साथ के साथ नहीं बताया क्योंकि भाई जो चीज़ में मैं कमज़ोर हूँ, मैं गलत तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, ये बात तो पक्की है। मैं रोक दूंगी या तो उस चीज़ को कि मुझे नहीं आती है, या मैं स्टडी करके बताऊंगी, पर गलत चली जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चों, हम सोचते हैं क्योंकि भाई यूट्यूब ऐसी ही चीज़ है, हर कोई यूट्यूब पर है, ठीक है। अभी तक आप चैनल देखोगे, विजिट करोगे तो आपको लगेगा कम है। ये टीच गुरु है, ये पढ़ने वालों के साथ ही है। पढ़ने वाले एकेडमी को आप सर्च करोगे, जैम कैम सर्च करोगे, सब यूनियन है, एक ही ये है हमारा एकेडमी है, अलग अलग चैनल्स चल रहे हैं। तो आप सोचोगे कि कम चल रहा है, पर गलत नहीं पढ़ाना, यही रूल हमारा पहले था, यही हमारा अब है। स्टडी करके पढ़ा देंगे पर गलत नहीं पढ़ाएंगे। हो गया डाइवर्जेंट, क्लियर है। ये चीज़ें ना, वही बात है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ग्रेजुएशन के मेन टॉपिक्स है ना, वो करने पड़ेंगे। तो आप अगर सारे नहीं कर पाओ ना, तो कुछ चूजी चीज़ें चूज़ कर लो और उनको तो ज़रूर कर लेना। क्योंकि D++ भी भाई, जैसे मैंने कहा था स्ट्रैटेजी वीडियो में भी, लास्ट में भी, अनप्रिडिक्टेड पेपर आता है, पता नहीं कहाँ से क्या उठा के दे देता है। जो पहले वाला करके जाते हैं ना, इसके भरोसे मत रहना बिल्कुल भी कि ये जो आया इसके जैसा आएगा, कभी नहीं आएगा। इन्हें खुद अपने पेपर रिपीट नहीं करें, D++ भी नहीं, 3-4 साल बाद तो इसकी वैकेंसी आती है, मतलब 3 साल बाद निकलता है, 1 साल तक तो वो प्रोसेस ही चलता रहता है, फिर 2 साल बाद जाके ज्वाइनिंग आती है। तो ऐसा मत रहना इसके भरोसे कि ये आया है तो इसके जैसा ही आएगा, नहीं। आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये घूमता कितने कितने एरिया में फैला हुआ D++ कहाँ से क्वेश्चन उठते हैं इनके, क्लियर है। नेसेसरी कंडीशन फॉर अ कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, वो ये होती है कि इसका जो ये सम करते सीरीज की जो कन्वर्जेंस बतानी होती है, वो nth टर्म से हम बताते हैं, और इसने nth टर्म को आई लिख लिया, ठीक है। और ये लिमिट जब जाओगे i टेंस टू, इसने इन्फिनिटी लिखा हुआ है, i टेंस टू इन्फिनिटी, हाँ ठीक है, इन्फिनिटी जाएगी, ये 0 होनी चाहिए, ठीक है। ये नेसेसरी 1 के लिए नहीं है कोई भी कंडीशन। देखो 1 अगर आता है तो हम कुछ भी नहीं बता सकते, 10 के लिए तो कोई चक्कर ही नहीं है, इन्फिनिटी जा रखी होती है तो भी हम डाइवर्जेंस बता सकते होते हैं। अगर कोई चीज़ इन्फिनिटी, डाइवर्ज समझते हो ना, फैल रहा है, कन्वर्ज माने कहीं पे आके रुक रहा है, फिजिक्स का कंसेप्ट है ये। डाइवर्जेंस माने फैलना, जैसे हुआ था परफ्यूम लगाते थे, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन वो करते हैं, मोलिक्यूल पार्टिकल ट्रैवल करते हैं, तो ऐसे ही सीरीज और सीक्वेंस के अंदर भी है। कन्वर्जेंट मतलब घूम फिर के पूरा सीक्वेंस ने एक पॉइंट पे आना चाहता है, वो कन्वर्जेंट है। अगर आप देख रहे हो पॉइंट से शुरू होके, 1 से शुरू होके आपका सीरीज या सीक्वेंस क्या रहा है, बढ़ता जा रहा, तो वो फैलेगा ना जाके, तो कहाँ तक जाएगा, वो इन्फिनिटी तक। डाइवर्ज कभी छोटे नंबर पे थोड़ा ना करती है, डाइवर्ज मतलब फैलना ही है। जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का कंसेप्ट है वही यहाँ सीक्वेंस सीरीज में कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट पे लगता है।
डाइवर्ज मतलब फैल गया, जब कहीं लगे कि भी टुवार्ड इन्फिनिटी जा रहा है तो डाइवर्जेंट होगा। अगर कन्वर्ज कर किसी छोटे पॉइंट पे आ रहा है, 0 पे, 1 पे, 2 पे, तो क्या बोलते हैं भाई कन्वर्ज कर रहा है छोटे की तरफ। ऐसे कंसंट्रेशन जा रही है हमारी पूरी सीक्वेंस एंड सीरीज की, सीक्वेंस सीरीज में इनफाइनाइट मैनी टर्म्स, और एक पॉइंट पे जाना चाहती है, दैट इज कन्वर्जेंट। इसके लिए नेसेसरी टेस्ट है ये। नेसेसरी और सफिशिएंट में एक फ़र्क होता है। नेसेसरी मतलब आपका कोई रिजल्ट चाहिए, वो आने के लिए कोई कंडीशन होती है। जैसे कि हम कह दे भी नेचुरल नंबर है तो भी 1 से शुरू होना इसकी नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। सफिशिएंट जैसे इसमें तो नहीं बता सकते, देखो मेरा एग्जांपल गलत है बिल्कुल, ठीक है, पर ऐसा है नेसेसरी मतलब ये होगा तो हमारा रिजल्ट आ सकता है। सफिशिएंट होता है भाई ये हो गया ना कोई रिजल्ट, मतलब कोई कंडीशन अगर सफिशिएंट है तो रिजल्ट पक्का आएगा ही आएगा, वो सफिशिएंट होती है। नेसेसरी का मतलब क्या होता है कि अगर ऐसा रिजल्ट सेटिस्फाई कर रहा है तो हो सकता है हम रिजल्ट तक पहुंच जाए। तो ये नेसेसरी कंडीशन होती है 0 पे जाना। उस एक टर्म को अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करते हैं तो अगर वो 0 पे जा रही है तो हम कह सकते हैं, जैसे कि 1/n ही है मान लो, और मैं कह दूं n टेंड्स टू इन्फिनिटी है या लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो आपको पता ही 0 की तरफ जा रही है, तो सीक्वेंस हो सकता है ये तो कन्वर्ज कर ही रही है खैर 0 पे, पर एज इससे हम ये कह सकते हैं नेसेसरी कंडीशन से अगर ये 0 की तरफ जा रहे हैं तो पूरा का पूरा सीक्वेंस आपका क्या होगा, कन्वर्ज कर सकता है, ठीक है। सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, डाइवर्ज भी कर सकती है इसके बाद वो, पर नेसेसरी कंडीशन होती है 0 जाना, ना 10 जाती है ना 1 जाती है ना इन्फिनिटी जाती है, सिर्फ 0 पे, ठीक है। आगे दे रखा है भाई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बताना है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे तो ये अच्छा भी लगा था भाई। देखो इसके लिए हम बनाते थे ऑक्सिलरी इक्वेशन, और ये ग्रेजुएशन का नहीं है, ये बता दे, ग्रेजुएशन का है 12th का नहीं है। अगर आपके पास सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन देखिए उसके ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे तो क्या होता है, आपके पास जो डेरिवेटिव होता है ना, ऐसे u है इसको हम d पुट कर देते थे, ठीक है, या m, मैं तो m भी पुट कर लेती थी, तो हम करते थे m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से m की वैल्यू निकाल लो तो क्या बन जाएगी, m माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है 0, तो m की क्या वैल्यू आ गई 1 और 1। यहाँ से हम ना 2 वैल्यू निकालते थे, जैसे कि मान लो m1 आ गया 1 और m2 आ गया, ये भी 1 आ गया। अगर ऐसा होता ना कि ये कुछ और आ रहा है तो सॉल्यूशन क्या होता हमारा, सॉल्यूशन हमारा होता c1 e की m1x प्लस में c2 e की m2x, ये सॉल्यूशन होता था। अब आपने देखा यहाँ पर m1 और m2 आपके सेम आ रहे हैं, तो ये उसके स्पेशल केस में जाता था जहाँ पर हम जो ये क्या होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है, ये उतने ही आते हैं जितने डिग्री की हमारी इक्वेशन होती है। तो यहाँ से हम कैसे लिखते थे, देखो अब हमें तो ये पता है भाई हमारे तो m1 और 1 आए हैं ना, तो हम क्या करेंगे c1 e की 1x हो गया प्लस में, अब यहाँ पर c2 e की x नहीं लिखेंगे, ये ऐसा नहीं होता है, हम इसको ऐसे लिखते थे c1 प्लस में c2 के साथ x और e की x, ठीक है, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन होता था। अब ये c1 और c2 की जगह अगर a भी ले लिया तो a प्लस में bx और e की पावर x, ये आ गया, ये सॉल्यूशन बन जाता है हमारा। तो ये आप देख लो कि कहाँ पर है, वो इसके अंदर नजर आ रहा है आपको a प्लस बी एक्स ई की x। और इस क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसा मत कर देना कि ऑप्शन उठा के क्वेश्चन पे जा रहे हो, नहीं, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ, चुटकियों में होने वाला क्वेश्चन है ये भी। क्लियर है, आई थिंक समझ आ गया होगा। इसके काफ़ी सारे तरीके हैं भाई, बहुत टाइप्स आते थे इसके अंदर। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम पढ़ते हैं ना 12th में, उसी का आपको पता तो है ही है, बड़ा पार्ट आ जाता है। ऑर्डिनरी के बाद फिर उस पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे मूव कर जाते हैं। बहुत वाइड चीज़ है मैथ, बहुत ज़्यादा वाइड चीज़। ये देखो बुल्ज़ैनो-वीस्टरस थ्योरम दे रखी है, मुझे नहीं याद है ये, ठीक है, और आप लोगों को भी शायद नहीं याद होगी, नाम याद होगा इसका, ठीक है। तो अगर नाम याद है, कोई बच्चा पेपर में ऐसी कितनी थ्योरम उसको याद करके जा सकते हो। यहाँ पे मैंने कहा था कि कुछ प्रैक्टिकल बात भी बता दूंगी मैं आपको, ठीक है। हमने उतना फैलना है जिसमें से नंबर लपेट के हम सिलेक्शन ले सके, उतना नहीं फैलना है कि हम अपने मार्क्स को नेगेटिव में भेज दें और हमारा सिलेक्शन रुक जाए, ठीक है। तो ये उन क्वेश्चंस में से होंगे जिनको आप छोड़ना पसंद करोगे, नहीं पसंद करोगे तो बेटा उलझ जाओगे, नंबर कटवा बैठेंगे हम इमोशनल होके, ठीक है। फैलना नहीं है। इक्वेशन इसकी क्या है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ अ लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट क्या होते हैं, लिमिट पॉइंट वो होते हैं जिसकी नेबरहुड में आपकी ऑलमोस्ट सीक्वेंस लाई करती होती है, वो लिमिट पॉइंट होते हैं। वो किसी
किसी के एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, यूनिक नहीं होते लिमिट पॉइंट। लिमिट यूनिक होता है, लिमिट पॉइंट बहुत सारे होते हैं हमारे पास। इसने कहा ना लिमिट होगी सीक्वेंस की, वो ये थ्योरम नहीं कहती है। सुप्रीमम हो गया, इन्फीमम हो गया, ये थ्योरम नहीं कहती। ये थ्योरम कहती है कि एक हमारे पास क्या होगा, एक लिमिट पॉइंट आएगा बाउंडेड सीक्वेंस का। हर एक बाउंडेड सीक्वेंस का एक लिमिट पॉइंट होता है, वो बाउंड कर रही होती है ना। तो एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे ऑलमोस्ट उसकी नेबर, एक पॉइंट की नेबरहुड में पूरी सीक्वेंस के इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट लाई करते हैं, उसको लिमिट पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, मुझे ये चीज़ें तो याद थी और हैं, और आगे कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें, पर ये नेम्ड थ्योरम बहुत कम बच्चे याद रख पाते हैं, बहुत कम। तो ये वही क्वेश्चन होने वाले, अगर तुक्का मत मारना, ये मैं बता रही हूँ, पूरे पेपर में तुक्का मत मारना। एक आधा मैं बता दूंगी कि पेडागोजिकल मेथड से कैसे सॉल्व करना है, पर तुक्के मत मारना, नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, मजाक नहीं है बच्चों, तुक्के मारना यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक सीक्वेंस है, पूछ रखा ऑसिलेट करती है, ऑसिलेट इनफाइनाइटली, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है। पहले सीक्वेंस को बना लो, क्या दे रखी है, 1 प्लस में -1 की पावर n है। तो देखो जब n को आप पुट करोगे 1 2 3 4 ऐसे ही चलेगा ना, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस में पहला एलिमेंट 1 पुट करा तो -1, ये बन गया 0। ठीक है, अगला पुट करोगे तो 2 पुट करोगे तो बन जाएगा 1, -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, फिर से 0, फिर से 2, फिर से 0, फिर से 2। तो आपको पता चल रहा है चलती जा रही है, या तो 2 पे जा रही है, एक बार 2 पे, एक बार 0 पे, एक बार 2 पे, एक बार 0 पे। तो क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है ना, ऑसिलेशन है, पेंडुलम ऑसिलेट करता है ना। ठीक है, पेंडुलम से ही याद करते हैं ऑसिलेशन सारे बच्चे। ठीक है, हमने ऐसे याद किया था, आप लोगों ने भी ऐसे ही याद किया होगा, डैम श्योर। क्योंकि प्रोफेसर ऑसिलेशन का एग्जांपल ना, जब हमसे हमारा पहली बार ये वर्ड इंट्रोड्यूस होता है मैथ वाले बच्चों के सामने, तो ऑसिलेशन क्या होता है, सीक्वेंस का ऑसिलेशन क्या, पेंडुलम से ही बताते हैं, एक बार यहाँ जा रहा है, एक बार यहाँ पे, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है। तो फाइनाइटली कर रही है। कोई कोई सीक्वेंस ऐसी होती है ना, देखो -1 पे चली गई, 2 पे चली गई, -3 पे चली गई, 4 पे चली गई, -5 पे चली गई, 6 पे चली गई, ऐसे चलती जा रही है। तो ये क्या हो रहा है, ऑसिलेट कर रही है, ऑसिलेट भी नहीं कर रही है, ऑसिलेट तो नहीं कर रही है, ये मतलब ये इनफाइनाइटली है। पर ऑसिलेशन तो मैंने बनाया ही नहीं ना इसके अंदर, जैसे कि -1 पे गई, फिर 3 पे गई, फिर -2 पे आ गई, फिर 4 पे चली गई, फिर वापस आएगी तो कहाँ पे चलेगी, मतलब -3 पे आ गई, और फिर उसके बाद +5 पे चली गई, ऐसे एक बार नेगेटिव में, एक बार पॉजिटिव में, एक बार नेगेटिव में, एक बार पॉजिटिव में। ये होता है इनफाइनाइटली ऑसिलेशन। ठीक है, आसान दिया था, वैसे मुश्किल नहीं दिया था। 2 पॉजिटिव रियल नंबर दे रखे हैं इसके अंदर। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर खुद आपको पूरी स्टेटमेंट देना भूल गया है, वो खुद नहीं पता कि क्या पूछना चाहता है। देखो क्या क्या केस हो सकता है, 2 नंबर दे दिए, उनका रिश्ता बताया इसने, हमें नहीं बताया ना क्या रिश्ता है, बस वो पॉजिटिव रियल नंबर है, नहीं उससे हम क्या उखाड़ लेंगे, क्या बता दिया इसने हमें, नहीं पता ना। तो केस बनाओ, क्या हो सकता है, 2 रियल पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव है मतलब 0 से इधर आगे, रियल दिए हैं, इंटीजर वगैरह भी कुछ नहीं दिया, रियल नंबर दे रखे हैं, सिर्फ फ्रैक्शन में हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। तो देखो या तो भाई ए बड़ा होगा बी से, या तो फिर ए छोटा होगा बी से, यही हो सकता है। मान लिया हमने, हम पहुंच जानना चाहते हैं कहाँ पे पहुंच रखा है, ये बन तो जाएगा केस पर पता नहीं, और इस क्वेश्चन पे डिस्क्रिपेंसी भी नहीं लगी है। कमाल की बात तो ये, किसी ने ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाया इस क्वेश्चन पे। मुझे याद है जिस पे लगी है, मेरे पास जो जहाँ पे सॉफ्ट कॉपी है इसकी, वहाँ सब दिख रहा है। ठीक है, देखो अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो बड़े के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, पहला ऑप्शन ही चेक कर रहे हैं। उसके बाद n पॉजिटिव इंटीजर है, अगर मैं n से मल्टीप्लाई करती हूँ तो भी छोटा भी रह सकता है और बड़ा भी आ सकता है। अब आप कहोगे कैसे, देखो छोटा था, मान लो कि 2 छोटा है 10 से, अगर मैंने n ले लिया 3 और मैंने क्या करा n × a कर दिया, तो 6 भी तो छोटा आया, बन गया पहला केस। ये कह रहा है अगर ये छोटा था ये बड़ा हो जाएगा, ये लो भाई 2 छोटा है 3 से, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 बड़ा आ गया कि नहीं 3 से, हो गया दोनों केस। तो इस एक स्टेटमेंट से ये इतनी सारी स्टेटमेंट आ रही है, इसने बोल दिया ये वाली सच है, ये वाली तो सिर्फ ये वाली कंडीशन है, अगर ये देता है यहाँ पर a > b है। किसी और ऑप्शन पे आ जाओ अगर n एक इंटीजर है, इसके बारे में हम कैसे बताएं भाई, देखना अगर a > b है और n इंटीजर है, तो ये तो या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। पॉजिटिव है तो सही बात है n a > b आ जाएगा, अगर नेगेटिव है तो मतलब n a < b हो जाएगा, क्योंकि इधर नेगेटिव लगाएंगे तो कन्वर्ट कर जाएगी इनइक्वालिटी, तो ये n a < b हो जाएगा। गया केस खराब, क्योंकि इंटीजर के बारे में 2 चीजें होती है ना, एक चीज पे तो नहीं है। नेगेटिव आते ही क्या करेगी, इक्वालिटी चेंज हो जाएगी, स्विच कर जाती है ना।
इन्हें ये मान रखा है। इसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एग्जामिनर को खुद नहीं पता वो क्या पूछना चाहता है, ठीक है, पूरी स्टेटमेंट उसने नहीं दिया। अगर ये वाला ऑप्शन है तो वो सिर्फ इस शर्त पे आ सकता है, और कोई शर्त है नहीं, आप देख लो। अगर आप किसी और ऑप्शन पे जाओगे भी a लेस देन b है, यहाँ पर देखो अगर ये दे रखा है a लेस देन b है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, मल्टीप्लाई करोगे तो हो सकता है बड़ा आ जाए, हो सकता है छोटा आ जाए, दोनों केस हो सकते हैं। वो तो डिपेंड कर रहा है ना a और b कितने बड़े, कितना डिफरेंस है उनके बीच में, डिफरेंस भी कोई नहीं दिया इसने, तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। पर फिर भी दुनिया चली है इस बात पे, बहुत लोगों ने सिलेक्शन लिया है इस आंसर के साथ, तो वी ऑल्सो गो बाय द सेम आंसर, ठीक है, क्योंकि जो सिलेक्शन दिला चुका है क्वेश्चन जिस आंसर के साथ, तो सच तो नहीं है ना, पूरी स्टेटमेंट तो गिवन ही नहीं है। एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ अ रियल नंबर विच इज बाउंडेड अबो सुप्रीमम बाउंडेड बिलो लिख देते तो इनफिमम। क्लियर? नेक्स्ट देखो क्या है, चलो ये आ गए हैं। इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ, हम हैं क्वेश्चन नंबर ओके 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन ऐसे हैं बच्चों। क्वेश्चन 6 यहाँ पर 6 क्वेश्चन, ये कौन से हैं जो कि आपके आए हैं ऑपरेशनल रिसर्च पेपर में से, जो कि कहाँ आता है ऑपरेशनल रिसर्च। और अगर मैं आपको अब पढ़ा भी दूंगी ना ये, तो क्या आप पढ़ पाओगे पूरा मैथ? प्रैक्टिकल बात मैं बताने वाली हूँ। मैं अगर पढ़ के पढ़ा भी देती हूँ आपको ये क्वेश्चंस को, तो क्या आप कर पाओगे? क्योंकि मास्टर्स में आपके पास सब्जेक्ट ही नहीं था बच्चों। अगर आप मास्टर का पेपर दे रखे हो तो कोशिश करो कि कुछ पढ़ लो, पर ना पीजीटी के पेपर में ऐसा मजाक नहीं करा हुआ, DT प्लस भी नहीं, पीजीटी भी मैं करवा रही हूँ इसी चैनल पे सोल्यूशन, उसके अंदर आप देखोगे तो इतना खतरनाक मजाक नहीं हुआ बच्चों के साथ कि सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस, दिस इज क्लियरली आउट ऑफ सिलेबस। ऑपरेशनल रिसर्च ये ग्रेजुएशन का टॉपिक ही नहीं है, तो क्वेश्चन भी कैसे आने चाहिए। इसके अंदर होता है एक तो पॉपुलेशन आता है, मैथमेटिकल मॉडलिंग आता है, उसके मैथमेटिकल मॉडलिंग इज लाइक पेडागोजी में पढ़ते थे ना, एजुकेशन के मॉडल्स थे काफ़ी सारे, तो उन मॉडल्स के अंदर प्रोसेस कैसे होता था, कितने स्टेप्स होते थे, उसके बारे में है। ये क्वेश्चन तो मुझे खुद नहीं आता, तो मैं आपको बताऊंगी कैसे, और मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, इच्छा हो तो कर लेना, वरना इसके बाद वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि 4 क्वेश्चन किसी पेपर में देख लेने के बाद एक नया मैथ पढ़ने की इच्छा तो आप लोगों में बिल्कुल नहीं होगी, पूरे दिल से मतलब मैं बता सकती हूँ ये बात आपको, ठीक है। खुद का एक्सपीरियंस बोलता है ये कि आप कहीं पे 2 क्वेश्चन नए देखो कि आपने 100 में से 90 में से 100 10 तो पेडागोजी है ना, 90 में से आपका टारगेट 60 क्वेश्चन करना है, और वो करोगे आप जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, जिनकी आपने बहुत प्रैक्टिस करी है, नहीं कि वो करोगे अटेम्प्ट करोगे जो आपने कभी सुने भी नहीं, कभी पढ़े भी नहीं है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन दिख जाता है रियल लाइफ में, माने कि आप जब पेपर देने बैठोगे कंप्यूटर के ऊपर, अगर दिख जाता है तो स्किप कर देना ही आपकी इंटेलिजेंसी होगी, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते, नौकरी का सवाल है, ठीक है। अगर ऐसे ही कोई टेस्ट होता तो रिस्क ले भी सकते थे, टेस्ट वो कर लेते, भाई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं है, मार लो तुक्के, पर नेगेटिव मार्किंग है तो ये रिस्क नहीं लेना है आपने, ठीक है। ये वो है मैथमेटिकल मॉडल है, इसके अंदर 3-4 स्टेप होते हैं, उसके किसी थर्ड स्टेप पे आ जाता है कंस्ट्रक्ट इक्वेशन। जैसे हम पेडागोजी में पढ़ते हैं, सबसे पहले प्रॉब्लम देखेंगे कैसी है, फिर स्टेप्स बनाएंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे उसको सोल्व करने की, फिर कंस्ट्रक्ट करेंगे कोई चीज़, फिर उसके इवेल्युएशन पे जाएंगे, फिर क्या करेंगे, इवेल्युएशन करने के बाद फिर से री इवेल्युएशन होता है, ऐसे स्टेप्स पे जाते हैं। तो ये कोई उसके अंदर मॉडल है और उसका कोई थर्ड स्टेप ये है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये फिर से दे रखा है टाइम के रिस्पेक्ट में पॉपुलेशन का ग्राफ, ये पूछता है वो इस टाइप का आता है भाई, जैसे कि हमारे पास इंटरेस्ट नहीं चेक करते हैं, ब्याज क्या होता है, जो पहले वाली रकम होती है, माने कि नई पॉपुलेशन पुरानी पॉपुलेशन के साथ हो रही की पावर 80, ठीक है, ये इसकी जर्नल इक्वेशन होती है। और आपकी पूरी इच्छा है आप इसको छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि ये आपके सिलेबस का ही नहीं है। इसके बाद ये इसका सही हो जाएगा, ये पॉपुलेशन की बात है तो भी डेथ रेट और बर्थ रेट तो होंगे ही उसके अंदर। नेक्स्ट आप देखोगे तो आपसे पूछा है, ये मैथमेटिकल मॉडलिंग का क्वेश्चन है, एक और बता देती हूँ, ये रहा। पॉपुलेशन का ग्राफ कैसे जाता है भाई, जब पॉपुलेशन के इक्वेशन ही ऐसी है, ये टाइम होता है, ये बर्थ रेट होता है, ये एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन होती है, ये हम निकाल रहे होते हैं किसी टाइम के ऊपर, तो ई से जा रहा है तो एक्सपोनेंशियली गया ना, तो इसका एक्सपोनेंशियली इसका आंसर है। मैथमेटिकल मॉडलिंग देख लो क्या कहता है, मॉडलिंग का एक तो वो था ना, इसके मॉडल है, उसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है।
उसके बाद ये कहता है भी विच ऑप्शन, इसको अगर आप ना पेडागोजी का क्वेश्चन लेके करोगे ना, ठीक है, तो शायद कर पाओ। देखो ध्यान से, ये कहता है विच ऑप्शन डज नॉट शो द इम्पोर्टेंस, जो उसकी इम्पोर्टेंस को शो नहीं करता, मतलब जिस मकसद से मैथमेटिकल मॉडल को बनाया गया, कौन सा मकसद उसको सेटिस्फाई नहीं करा। देखो इकोनॉमिकल वे ऑफ मेजरमेंट, जो चीज़ मॉडल हमारे पास आते हैं ना उन वो इकोनॉमिकल ही फिट होते हैं तभी वो लॉन्च होते हैं, अदरवाइज वो लॉन्च ही नहीं होते। डज नॉट कंट्रोल द पैरामीटर, डोंट कंट्रोल द पैरामीटर्स, जब मॉडल बनाया है तो उसके अंदर वही प्रॉब्लम्स होंगी ना जिनको सॉल्व करना है, तो पैरामीटर को कैसे कंट्रोल नहीं करेगा। मतलब इसने लिखा डोंट कंट्रोल, पर ये कंट्रोल करता है इसके पैरामीटर्स को। अलाउ अस टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर नेचर, करता है भाई, ये तो बेसिक सी बात है। जब हम प्रोबेबिलिटी करते हैं तो फ्यूचर की जो प्रिडिक्शंस होती है उनको प्रिडिक्ट करते हैं कि नहीं करता है कि ये रिजल्ट हो सकते हैं, तो प्रिडिक्ट तो करता है। ये सही है, इसने कहा ना डोंट कंट्रोल, तो करता है, तो इसलिए डोंट नहीं आना चाहिए था यहाँ पर। बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ सिस्टम, जब किसी सिस्टम को स्टडी आउट करना है तभी तो मॉडल्स लॉन्च हुए ना, तभी तो मॉडल्स को बनाया गया, तभी तो एक्सपेरिमेंट हुए, तो इसको पैडागोजी समझ के करना बच्चों। ये हो गया। इसके बाद क्या कहता है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, मैथमेटिकल मॉडलिंग इज अ वे टू रिप्रेजेंट प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूला। भी सीधी सी बात है, मैथमेटिकल मॉडल के अंदर आप किसी भी प्रॉब्लम को, पॉपुलेशन को भी तो पॉपुलेशन का फॉर्मूला बनाया ना, आपको इंटरेस्ट का करना है तो इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले हैं आपके पास। आपको कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करना है, मैट्रिक्स, अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन सोल्व करना है तो मैट्रिक्स करते हो ना, तो मतलब मैथमेटिकल वे से ही प्रॉब्लम सोल्व हुई ना, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट ये कहते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग इज नॉट अ वे टू रिप्रेजेंट प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूला। ऐसा कैसे हो सकता है, मैथमेटिकल मॉडल में मैथ्स के फॉर्मूला ना हो, नहीं हो सकता ना। मैथमेटिकल मॉडलिंग इज अ वे टू रिप्रेजेंट प्रॉब्लम ओनली रिलेटेड टू बायोलॉजी। एक तो मैथ का ना बायोलॉजी से कोई रिश्ता ही नहीं है, मतलब दुश्मनी है ये एक दूसरे के। मैथमेटिकल मॉडल इज अ वे टू रिप्रेजेंट प्रॉब्लम्स, वे तो है भाई, ये सच तो है पर अधूरा सच है, पूरा तो नहीं है ना। किसकी मदद से शो करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला की। तो अगर आप मॉडलिंग का क्वेश्चन कर रहे हो तो कैसे करोगे, कॉमन सेंस लगा के कर सकते हो, पॉपुलेशन वाले को छोड़ देना। क्लियर है, खत्म हो गया। तो भाई ये जो मैंने आपको बताया ना, देखो इस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन तक, ये रहा एक, ये दो रहा। मॉडलिंग का फिर भी आप थोड़ा तुक्का लगा सकते हो, पर किसी नया क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में दिखता है ना, नोट कर लो इस बात को। स्ट्रेटजी वीडियो कोई भी बनाएगा ना, आपको कह देंगे 15-20 किताब पढ़ लेना, बड़ी बड़ी किताबों के नाम बता देंगे और बता देंगे जैसे कि 1-2 की है, RD शर्मा की पढ़ लेना, 9-10 की पढ़ लेना, 18 मैथ ग्रेजुएशन के पढ़ लेना और हो जाएगा सिलेक्शन। तो ये हवाई बातें होंगी, क्योंकि यहाँ पे 2 मैथ आपके ऑपरेशनल रिसर्च और टोपोलॉजी मास्टर्स के हैं, आपको दे दिए क्वेश्चन करने। तो सलाह यही है, समझदारी आपकी इसी में है। अगर पेपर में कोई नया मैथ मिलता है तो कोशिश करो उन क्वेश्चंस को छोड़ के वो क्वेश्चन करो जो आपको पहले से आते हैं। कोई नया एक्सपेरिमेंट मत करना पेपर में, नंबर गवा बैठेंगे, सिलेक्शन से हट जाएंगे पीछे। तो इसलिए सलाह ये है, अब भी अगर इस वीडियो में भी अगर मैं या मेरे जैसा कोई टीचर करा देगा तो क्या आप ऑपरेशनल रिसर्च की नई बुक लाके इसको स्टडी आउट कर पाएंगे, नहीं ना। तो ऐसी, इसलिए इन चीज़ों को छोड़ के जाना ही समझदारी है। और अगर करना चाहो तो इसको मैथमेटिकल मॉडलिंग से कर लेना। इसी के जैसा ना एक ACT आता था, अलजेब्रा कोडिंग थ्योरी, उसके अंदर तो तुक्के भी नहीं चलेंगे। तो सबसे जो बेस्ट टेक्निक क्या है, मूव ऑन, स्किप दैट क्वेश्चन, ठीक है। और इसी से आप क्या करोगे, नेगेटिव मार्किंग से बच पाओगे, ठीक है भाई। तो ये था हमारा नेक्स्ट 20 क्वेश्चन का पोर्शन। नेक्स्ट 20 जो है वो अगले वाले क्लास में कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। राधे राधे। आपकी तैयारी अच्छे से बनी रहे, ठंड से बचे रहो, तैयारी करते रहो, ठीक है। बाय बाय।